हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी सिंह है। स्वागत है आप लोगों का एनजीओ आप तक में। आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोजेक्ट के फंडिंग को पाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जिसका नीड होता है फंडिंग रेज़ करने के लिए। कुछ दिनों से मेरे पास बहुत से लोगों ने कॉल किया है, मैसेज किया है कि वे जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का नीड होता है किसी भी फंड्स को रेज़ करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। तो उनके प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बता सकूं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैंने इससे पहले के वीडियो में रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारियाँ दी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और फंड्स ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं उस फंडिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो लाते रहूँ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते रहूँ। दोस्तों, तो अगर आपने एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, जैसे कि एनजीओ का पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बाय लॉज, ये सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी ही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी भी प्रोजेक्ट के फंड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास ताकि आप फंड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है किसी भी फंड्स को रेज़ करने के लिए। और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट बना लें कि आप अपने प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करें कि आपका एनजीओ क्या काम करता है और किस चीज़ के लिए आपको फंड्स चाहिए। ये सारे चीज़ों को डिटेल में अच्छे से क्लियरली मेंशन कर लें, ताकि कल को आप प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं तो जो फंडिंग एजेंसी है या डिपार्टमेंट है उसको आपका मोटिव पता रहे कि आप किस लिए फंड्स चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहला है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट, अगर आपका एनजीओ 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते होंगे। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट में आपका एनजीओ पूरे साल भर में क्या क्या काम किया है वो सब कुछ मेंशन किया जाता है। मतलब कि आपके एनजीओ कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपका एनजीओ क्या क्या काम करता है, ये सारा चीज़ उस ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होता है, जिसको हर साल 31 मार्च के बाद अप्रैल में आपका सीए चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा बना के दिया जाता है, आपको बना के देता होगा। इसे कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये मस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, हर एनजीओ के पास ये पेपर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट के बारे में। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? तो एनुअल रिपोर्ट दोस्तों एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट का जितना भी डिटेल है उसको एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन करते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ों को मेंशन करते हैं एनुअल रिपोर्ट में, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, क्या वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ पार्टिसिपेटरी कितने थे, बेनिफिशरी क्या है, ये सारा डिटेल अच्छे से क्लियरली मेंशन करना होता है। टाइम टू टाइम वाइज और डेट वाइज उसको अच्छे से डिटेल में मेंशन करते हैं उसमें एनुअल रिपोर्ट में। उसी को हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। एनुअल रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, यही डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपका एनुअल रिपोर्ट अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल सकता है, मतलब कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसलिए अपने एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से बनाना चाहिए ताकि आपको किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में अप्लाई करने का मौका मिल सके और आपको फंड्स मिल सके। ये सारी बातें तो हो गई ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे अगला डॉक्यूमेंट कौन सा होता है। तो उसके बाद हम जानते हैं नीति आयोग रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जैसा कि आप ये मत कभी सोचिएगा कि अगर आपने एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवा लिया है इट मीन्स कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप कोई फंड्स ले सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
नीति एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि नीति आयोग रजिस्ट्रेशन। नीति आयोग रजिस्ट्रेशन को हम एनजीओ दर्पण के नाम से भी जानते हैं। एनजीओ दर्पण क्या होता है? एनजीओ दर्पण सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंडर में जितने भी नॉन गवर्नमेंट एनजीओ आते हैं, मतलब वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। जो भी प्रोजेक्ट आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नीति आयोग रजिस्ट्रेशन करवा लें, नीति आयोग रजिस्टर में करवा लें, मतलब एनजीओ दर्पण में करवा लें, ताकि इससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आएगा वो आपको पता रहेगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं, उस पर लाइक्स करते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत से बेनिफिट्स भी देता है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और इसकी ये तो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप प्रोजेक्ट अप्लाई करो, चाहे वो ऑफलाइन करो या फिर ऑनलाइन करो, उसके लिए नीति आयोग रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर जब बहुत ही कंपलसरी है। किसी भी फॉर्म को आप भरते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है नीति आयोग का, जो आपको देना पड़ता है, भरना पड़ता है। अगर आप वो भरते नहीं हो तो आप उस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, उस प्रोजेक्ट को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें वो नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, जिसके डालते ही आपका मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, तो आपको बार बार वो चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको नीति आयोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर और अच्छे से डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस पर जाकर लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में डिटेल से अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का सारा पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी होनी चाहिए, मतलब कि लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी का डिपार्टमेंट जो है वो आपसे यह जानना चाहता है कि आप जो प्रोजेक्ट अप्लाई किए हैं उसमें आप उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप क्या लाभ देना चाहते हैं, इसके बारे में आपसे डिपार्टमेंट जानना चाहता है। तो इसका एक लिस्ट आप अपने पास रख लें और एक लिस्ट डिपार्टमेंट को दे दें, इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में किसी भी तरह के दूसरे भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं तो वो लिस्ट आपको उस टाइम काम आएगा। ये हो गया लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी के बारे में। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है। लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि एनजीओ से रिलेटेड, मतलब एनजीओ में जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उस एनजीओ से, उन सब के बारे में उसमें डिटेल में बताया जाता है कि उनका क्या पोस्ट है, क्या कौन कौन से मेंबर है, ये सारा कुछ उसमें बताया जाता है लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में। उसके अलावा भी लिस्ट कितने ऑफिस के मेंबर्स हैं, जैसे कि कितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर कितने हैं, सीए कितना है, अकाउंटेंट कितने हैं, फील्ड वर्कर्स कितने हैं, स्टाफ कितने हैं, ऑफिस स्टाफ्स कितने हैं, ये सारा कुछ, सारा डिटेल्स लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में डाला जाता है, बनाया जाता है। तो इसे भी तैयार कर ले। ये सारे के अलावा भी आपको एनजीओ का रजिस्टर, मतलब अटेंडेंस रजिस्टर, और साथ ही साथ एनजीओ का डिपार्चर रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है। इन सबको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपके एनजीओ में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा कार्यक्रम, कौन कौन सा काम हो रहा है। तो ये सारा डिटेल्स आपको उसमें रखना होता है, तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम। लेकिन सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाने से आप किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो उसके, मान लीजिए आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, आप सब कुछ अरेंज करके, सब कुछ इकट्ठा करके रेडी करके रखे हैं, बट आप जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास वो चीज़ ही नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट से अलावा भी और बहुत कुछ चीज़ होती है, वो चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज डेट आप चाहते हैं डिसेबल बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल खोलना, ठीक है। तो आपने सारे पेपर तो लेके डिपार्टमेंट को दे दिए, तो डिपार्टमेंट सबसे पहले वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ से एक टीम आपके ऑफिस विजिट करती है और आपके और उस चीज़ से, मतलब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा कुछ इंक्वायरी करती है कि जो जो आपने, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने प्रोजेक्ट अप्लाई किया था उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। जैसे कि आपने डिसेबल बच्चों के लिए अगर प्रोजेक्ट अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड आपके पास जगह है या नहीं है, बच्चों को देख रेख करने के लिए केयर टेकर्स है या नहीं है, उनके लिए खाने का व्यवस्था है या नहीं है, खेलने का व्यवस्था है या नहीं है, उनकी पढ़ाई की
अच्छी सी शिक्षा देने की व्यवस्था है या नहीं, ये सारा कुछ मतलब सब कुछ वो चीज़ देखती है। तो और देखने के बाद उसे इंक्वायरी करती है। तो ये तो बात की बात हो गई, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट के बारे में कि वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें हेल्प करे फंडिंग रेज करने में। तो इससे रिलेटेड एक और डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, जैसे कि सपोर्टिंग पेपर हो गया। सपोर्टिंग पेपर क्या होता है? देखिए, सपोर्टिंग पेपर कुछ नहीं होता है, जो आपने ऑडिट रिपोर्ट किया होगा उसमें आपने जो जो चीज़ें मेंशन की होगी, उसका जो आपने पेपर डाला होगा, वो सारे से रिलेटेड जो पेपर होता है उसको सपोर्टिंग पेपर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, कैश बुक, लेजर, मनी रिसिप्ट, पेमेंट वाउचर, बिल, ये सारे का आपके पास सपोर्टिंग पेपर होना चाहिए। और ये सबको अरेंज करके रेडी करके आप एक जगह रख लीजिए, क्योंकि ये आपको काम आएगा फंडिंग रेज करने के लिए, फंडिंग को अप्लाई करिए, किसी भी प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इतना तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मिनट बुक के बारे में। मिनट बुक क्या होता है? तो मिनट बुक हम प्रोसीडिंग रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। प्रोसीडिंग रजिस्टर क्या होता है? सिंपल सा अगर आपको मैं समझाऊं तो एनजीओ में पूरे साल भर क्या क्या काम हुआ उससे रिलेटेड, उसके लिए एक मीटिंग, साल में 3 बार एक मीटिंग होती है, जिसमें सारे मेंबर्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनके एनजीओ द्वारा अभी तक क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन सा काम वो करना बाकी है, क्या क्या वो करना चाहते हैं, और उसका जो जो काम हो चुका है उसका रिजल्ट क्या है। ये सारा कुछ उस मीटिंग में डिस्कस होता है। और जो भी उस आगे मतलब क्या क्या उनको चाहिए, क्या क्या करना है उनको, उससे रिलेटेड जो भी वो डिस्कशन लेते हैं, उस सारे डिस्कशन मतलब सारे वो सारे डिसीजन को वो रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, मेंशन करते हैं, जिसे कि हम प्रोसीडिंग रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इसे ही हम प्रोसीडिंग रजिस्टर के नाम से जानते हैं। प्रोसीडिंग रजिस्टर 3 बार होता है साल में। तो एक हो गया एग्जीक्यूटिव मीटिंग कमेटी, दूसरा और एक हो गया लोक आम सभा की बैठक, जनरल बॉडी मीटिंग। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बारे में कि ये क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग सिंपल सा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अध्यक्षता में ही ये मीटिंग होती है, जिसमें वो 15 दिन पहले ही सारे मेंबर्स को एक नोटिस सेंड कर देते हैं कि मतलब कि 15 दिन का एक नोटिस दे देते हैं, और 15 दिन के बाद वो मीटिंग हेल्ड होती है, मीटिंग करवाई जाती है, जिसमें वो सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनके एनजीओ द्वारा अभी तक क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे काम हुआ है और आगे क्या क्या काम करना है। ये सारा कुछ उस मीटिंग में डिस्कस होता है और डिसीजन लिया जाता है कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ। तो इसी को हम एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं आम सभा की बैठक, मतलब कि जनरल बॉडी मीटिंग क्या होता है। तो बेसिकली मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि जनरल बॉडी मीटिंग क्या होता है, तो ये एक तरह का मीटिंग है जिसमें लोगों को फायर और हायर किया जाता है। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके एनजीओ से बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग होंगे कि एनजीओ से जुड़ तो गए, बट वो आपके साथ मतलब आपके एनजीओ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो टाइम देना चाहते हैं बट वो आपके मेंबर्स नहीं। तो ये मीटिंग बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है कि जो इस मीटिंग में सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी होते हैं और साथ ही साथ बाकी और भी एनजीओ से जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो सारे मेंबर्स इस मीटिंग में आते हैं। और इस मीटिंग में यही डिस्कशन होता है कि वो कौन कौन सा मेंबर है जो एनजीओ को टाइम नहीं दे पा रहा है, उसके लिए काम नहीं कर पा रहा है, उनको हटाना है या रखना है, और किसको हटाना है किसको रखना है, ये सारा कुछ उसमें डिस्कशन होता है और डिसीजन लिया जाता है किसे हटाना है किसे रखना है। इसी मीटिंग को हम आम सभा की बैठक मतलब कि जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं। यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जनरल मीटिंग क्या होता है और एग्जीक्यूटिव मीटिंग क्या होता है, और इन सबको मेंटेन किया जाता है किसमें, प्रोसीडिंग रजिस्टर में। ये सब बातें हो गई प्रोसीडिंग रजिस्टर के बारे में। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि 12A रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो 12A रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट आता है वो गवर्नमेंट की ओर से आता है।
गवर्नमेंट का ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट है, तो सारे ही प्रोजेक्ट में आपसे 12A रजिस्ट्रेशन का नंबर मांगेगा। मतलब कि चाहे वो फंडिंग एजेंसी हो या किसी डिपार्टमेंट का हो, वो सब कुछ एजेंसी, फंडिंग एजेंसी हो या फिर डिपार्टमेंट की ओर से हो, वो उसमें आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। वो अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, अगर करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ है जो कि इसे भी आपको करवा लेना चाहिए, वो है ATG। ATG क्या होता है? ATG भी ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसमें डोनर जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई डोनर है, कोई चाहता है कि आपके NGO को फंड्स दे, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ATG के तहत। तो ATG 1961 एक्ट के तहत, जिसके अंदर में आप जो डोनर होते हैं, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके अंदर में वो डोनर जो है आपके NGO को फंड दे पाता है, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने NGO के माध्यम से और भी अच्छे से काम कर पाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के NGO को अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए। इसके लिए ही डोनर फंड्स देता है, और लेकिन इसके और आपको भी प्रॉफिट हो जाता है कि आपको NGO को फंड मिल जाता है। तो इसमें दोनों को प्रॉफिट हो जाता है कि जो डोनर है उसका इनकम टैक्स रिबेट हो जाता है, और जो आप हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, उसको फंड्स मिल जाते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और भी अच्छे काम कर सके और भी अच्छे से ग्रोथ कर पाए।